लेकिन फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे दिशा पब्लिकेशन। शुरू करते हैं आज का सेशन कि कोई चिड़िया कहीं उड़ कर जा रही थी। किसी ने कहा कि यहाँ तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इस जगह को छोड़ दो। तो मीलों दूर चली। फिर पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि सांप वगैरह, पता नहीं क्या ऐसा घटित हुआ, और अंततः वो जो होना था वो हो ही गया। भाग्यवादिनी के लिए ये कि आपको बदलना होगा, परिस्थितियां हमें बदलनी होती है। कनेक्शन तो कुछ नहीं बैठ रहा वैसे कुछ खास। कि बस वो प्रयास ही जीवन था शायद, चिड़िया का उड़ कर जाना दूर, कुछ करने की कोशिश करना, उसको कुछ पता चला तो ये संतोष के हाँ मैंने अपनी ओर से कुछ किया। जो होना है वो हमें थोड़ी ना पता है। और वैसे भी प्रयास ही खुशी देता है ना। हर दिन पढ़ना भी तो अपने आप में खुशी, रिजल्ट में नाम आना तो है ही, है ना। मंजिल से ज्यादा रास्ते का, गीता में पढ़ा था कि रास्ते का अंतिम छोर शुरू तो हम एमसीक्यूज क्वेश्चन पढ़ रहे थे। शुरू करते हैं आज का सेशन एमसीक्यूज क्वेश्चन वाला, ठीक है। तो कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? 72। तो समायोजन के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं कि ये निरंतर नहीं चलता, संतुलन प्रदान करता सही है, और इसके अनुपस्थिति में व्यक्ति में तनाव, संघर्ष और चिंता आ जाती है, सही। समस्या का समाधान कर देता है, ये सही। अच्छे समायोजन की क्या क्या विशेषता होती है? तो सहनशीलता, है ना, आत्मविश्वास की कमी, संवेदनात्मक अस्थिरता और अनियमित दिनचर्या, ये सब सहनशीलता। और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना क्या कहा जाता है? समायोजन। और कौन सा एक भली भांति समायोजित व्यक्ति का गुण नहीं है? तो दोष निकालना ये सब नहीं है। कमजोरियों का ज्ञान होना और दूसरों को सम्मान देना, हालातों से संघर्ष करने की क्षमता, ये तो हो सकती है। फिर है कि स्वस्थ व्यक्ति हर नई परिस्थिति को समझता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? कि वो अच्छी प्रकार से समायोजन कर लेता है। फिर संतुलित समायोजन का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो अवधान की मांग, है ना, ये नहीं। संतुलित समायोजन का क्षेत्र कौन कौन से है? तो शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, सामाजिक संतुलन होता है, कार्य कुशलता होती है। और समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? नहीं किया, है ना। तो फ्रायड ने किया, लेजारस ने किया और कार्ल जंग ने करा, है ना। वॉटसन
इन सब में खराई ध्यान रखेंगे। अगला है कि रक्षा युक्तियां क्या होती है। रक्षा युक्तियां होती है अहम सुरक्षात्मकता को रक्षा युक्तियां कहते हैं। ठीक है, रक्षा युक्ति का प्रकार कौन सा नहीं है? पश्चिगमन, उदात्तीकरण, क्षतिपूर्ति, ये तीनों। बाकी समायोजन। और समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका क्या होता है? लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ये प्रत्यक्ष सीधा तरीका है। प्रतिगमन, दमन, प्रक्षेपण, ये इनडायरेक्ट वे। और रक्षात्मक युक्तियां, तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग करना क्या कहलाता है? रक्षात्मक युक्तियां, नाश न जाने एक्सेट्रा। और रक्षा युक्तियों का प्रयोग सामान्यतः एक व्यक्ति कब करता है, मतलब कैसे करता है? अचेतन तरीके से। प्रत्यक्ष तो पता नहीं होता, जब प्रत्यक्ष तो पता है तो वो कर नहीं पाएगा। जब उसको पता है कि मुझ में कमी है तो नहीं कर पाएगा। इनडायरेक्ट में तनाव को घटाने व समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां कौन कौन सी? प्रत्यक्ष विधियां, दूसरे लक्ष्य है ना, और बाधाओं को हटा देना, ये प्रत्यक्ष तरीके। और चौथा है दूसरा मार्ग खोजना, दूसरा लक्ष्य, दूसरे मार्ग, बाधा, ये सब सीधे सीधे तरीके हैं। इनडायरेक्ट वे, अंगूर खट्टे, ये सब है ना, मुझे करनी ही नहीं है जो, ये सब उससे कुछ छोटे लेवल की जॉब करना रक्षात्मक युक्ति नहीं। अगला है कि उदात्तीकरण। उदात्तीकरण क्या होता है? तनाव कम करने और अंतर्गतों का प्रत्यक्ष विधि नहीं है। उदात्तीकरण प्रत्यक्ष विधि नहीं है। उदात्तीकरण पता नहीं क्या है, लेकिन ये प्रत्यक्ष विधि नहीं। दूसरे लक्ष्य, दूसरा रुकावट, अभी बढ़ा, ये सब इनडायरेक्ट। अब है कि आत्मीकरण, तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष उपाय में से एक बताना है। आत्मीकरण क्या? अप्रत्यक्ष तरीका है ना आत्मीकरण। अब समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी? बाधा का निवारण करते हैं। समायोजन की प्रक्षेपण प्रविधि क्या है? तो यह अप्रत्यक्ष है ना। और अप्रत्यक्ष समायोजन कौन सा है? प्रत्यक्ष समायोजन कौन सा है? वही लक्ष्य को प्रतिस्थापित कर देना। और फिर है कि प्रत्यक्ष तरीके में कौन सी चीज शामिल नहीं है? तो जो शामिल है वो, और इसके अलावा जो नहीं है वो आ जाए। जो शामिल है वो इस कैटेगरी में नहीं है। बाधा को हटाना, दूसरा रास्ता चुन लेना है ना, रुकावट को नष्ट कर देना, रास्ता निकालना, ये तो सीधे तरीके। रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं, रक्षा साहचर्य, प्रतिगमन, क्षतिपूर्ति, उदात्तीकरण, ये सब क्या है? रक्षात्मक युक्ति। अगला है कि कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं? तो साहचर्य नहीं, औचित्य स्थापन भी है, क्षतिपूर्ति भी है, तादात्म्य भी है। और रक्षात्मक युक्ति नहीं है तो सामाजिक समायोजन, ये रक्षात्मक युक्ति है। प्रक्षेपण, प्रतिगमन, प्रतिक्रिया, ये सब रक्षात्मक युक्तियां। अगला है कि संवेगों को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है, तो वही दमन, प्रतिस्थापन, प्रतिगमन, ये सब रक्षात्मक युक्तियां। तो ये सब है, ये सब सहायक है, पृथक्करण कुछ नहीं। तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका, बार बार वो क्वेश्चन आ रहे हैं ना। तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका कौन सा है? उदात्तीकरण है ना। बाकी वो सब बाधा वगैरह सीधे इस तरीके हैं। अब इसके अलावा आई होप 5 मिनट तो हो ही गए होंगे, ठीक है। हाँ, तो अपने को अगला बताना है आपको कि प्रतिगमन, एक बुजुर्ग जवानी के दिनों को याद कर रहा है, तो ये क्या? प्रतिगमन, पीछे लौटना। प्रतिगमन, छोटे भाई की तरह घुटने चलता है, वही सही। अब उदात्तीकरण क्या होता है कि उदात्तीकरण ये होता है क्षतिपूर्ति। उदात्तीकरण मतलब क्षतिपूर्ति। और विकलांग बच्चे का फर्स्ट टर्म ये है ना, ये उदाहरण है बोर्ड परीक्षा फर्स्ट। फिर उदात्तीकरण ये शोधन है ना। सभी मानसिक रक्षात्मक युक्तियों में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उन्नत, अत्यंत विकसित है? तो शोधन सबसे बढ़िया है, जो भी हमने पढ़ा उदात्तीकरण। फिर देखना है हमको कि प्रतिगमन हो, पीछे लौटना, कठिन परिस्थितियों में बच्चे की तरह रोना, प्रतिगमन बड़े व्यक्ति का। प्रतिगमन बच्चे जैसा व्यवहार, प्रतिगमन है ना। और शिशु जैसा व्यवहार दिखाती, तो ये भी प्रतिगमन होगा। और तादात्म्यकरण क्या होता है? किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों का अनुकरण करना।
अपना खुद को भूलकर दूसरों को फॉलो करना, गुणों और अवगुणों दोनों को, ये तादात्म्य नहीं। तत् यानी उसके जैसा व्यवहार, ऐसा कुछ। और तादात्म्यकरण क्या है? मशहूर नायक के पहनावे आत्म विशेषताओं का अनुकरण करता है ना। कोई है 15 साल का बच्चा, तो ये तादात्म्यकरण है। फिर तादात्म्यकरण का एक और उदाहरण है कि अपने विचारों और क्रियाओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है। एक उदाहरण है, असफल रहता है और वो सबसे कहता है कि अध्यापक बनना ही नहीं चाहता, इसको कहते हैं युक्तिकरण, है ना, तरकीब। और युक्तिकरण क्या? अपना उसको दूसरों को उतारना। नहीं, ये युक्तिकरण नहीं, तो ये सुमेलित नहीं। अंतर्मुखी मतलब स्वयं में रहना। प्रक्षेपण दूसरे पर गति थोपना। प्रतिगमन पुरानी आदतों में लौटना, पीछे आना। दूसरा है तार्कीकरण, अंगूर खट्टे हैं और ये किस प्रकार के, ये तर्क देना, है ना। सही तर्क नहीं, कुतर्क, तर्क वितर्क और कुतर्क। अब ये कि एक मिनट है, तो बताना है आपको कि तर्क संगतिकरण क्या होता है। किसी व्यक्ति का युक्ति का सहारा लेकर उचित सिद्ध करने का प्रयास करना अपनी बात, ये तर्क संगतिकरण, अंगूर खट्टे वाली बात। तर्क संगतिकरण का एक और उदाहरण है कि प्रश्न पत्र निर्माता पर डालता है ना, उत्तीर्ण नहीं होता है तो प्रश्न कठिन है, आउट ऑफ सिलेबस है। और औचित्य स्थापना क्या होता है कि विद्यालय देर से आना और सत्याभासी बहाना बनाना। औचित्य की स्थापना मतलब औचित्य मतलब कोई तर्क कसौटी है ना, उसको स्थापित करना अपनी कसौटी को, ऐसा कुछ होगा। बताना कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, सही के नजदीक जाने की कोशिश, बहाना बनाना। दूसरा है परिमेयकरण, है ना, अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है। एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है। परिमेयकरण कुछ अलग है ना। क्षतिपूर्ति क्या होता है? विकलांग बच्चे का प्रश्न। और प्रक्षेपण क्या होता है? असफलता को दोष किन्हीं असहयोगी कारकों पर डालना, ठीक है। फिर प्रक्षेपण क्या होता है? प्रक्षेपण होता है कि अध्यापकों की आलोचना करना, विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते तो फिर टीचर की आलोचना करना, प्रक्षेपण है ना, ऐसी। फिर प्रक्षेपण का एक और उदाहरण है कि परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा गया तो का कहना है कि परीक्षा में नकल कर रहे थे, हाँ कि सभी परीक्षा में नकल कर रहे थे ना, तो ये प्रक्षेपण। और एक और उदाहरण है कि भाग्य और बुरी किस्मत, नौकरी नहीं मिलने पर किस्मत को दोष, ये भी प्रक्षेपण। अब 3 पेज पढ़िए ना। और अभी अब बताओ कि दिवा स्वप्न क्या होता है? काल्पनिक जगत में अपनी अनगिनत इच्छाओं को पूर्ण करना, तनाव मुक्त हो जाता है, दिवा स्वप्न, ये दिवा स्वप्न। फिर पलायन किसको कहते हैं? कमरे में बंद करना, किसी से बात न करना, है ना। फिर प्रतिस्थापन किसको कहते हैं? कि प्रतिस्थापन है कि चिकित्सक बनना था लेकिन तकनीशियन बनता है, प्रयोगशाला मतलब लेब असिस्टेंट। फिर है प्रतिस्थापन, मम्मी ने डांटा तो छोटे भाई को मारना। फिर प्रक्षेपण, पड़ोसी से ज्यादा भाग्यशाली हूँ, अपने आप को समझाना कि मैं पड़ोसी से ज्यादा भाग्यशाली, ये भी प्रक्षेपण, ठीक। प्रक्षेपण तो अपनी चीज दूसरों पर उतारना, थोड़ा सा लगे। प्रक्षेपण असफल होना परीक्षक को दोष, है ना, ये तो हमको समझ आया। प्रतिस्थापन क्या होता है कि वही बाइक को पीटना हो गया। विस्थापन क्या होता है? गुस्सा बच्चों को दिखाना, ये तो जानते ही। फिर बस अब पहला है आक्रामकता, भावनात्मक बाधा को, हाँ भावनात्मक बाधा कौन सी? तो आक्रामकता एक भावनात्मक बाधा। फिर सुमेलित करना है, ये बातें रहती है। अब बताओ कि सबसे अच्छा उपाय निम्न में से कौन सा? समय को नियंत्रित करने का। क्षोभन हमने पढ़ा था, उदात्तीकरण सबसे बढ़िया था। ग्राह्य मतलब दोनों चीजें आप पढ़ना चाहते हैं, इससे भी शादी उससे भी शादी, ये करिए भी वो करिए भी, ग्राह्य दोनों, दो सकारात्मक धनात्मक लक्ष्य, परंतु वो दोनों को प्राप्त करना तो संभव नहीं, स्थिति नहीं।
फिर है उपागम परिहार अंतर्द्वंद, एक को पाना एक को नहीं पाना। टीचर बनना है मतलब कुछ और बनना है और एक नहीं बनना, समझो ऐसा कुछ। मित्रों के साथ जिसको जाना चाहता है परंतु माता पिता, हाँ ऐसा कुछ है ना। ये क्या उदाहरण दे सकती हूँ कि ये करना भी चाहता है और उससे बचना भी चाहता है, बाइक खरीदनी भी और लोन भी नहीं चुकाना, ऐसा कुछ है ना। टीचर बनना भी और पढ़ना भी नहीं, ऐसा। अब एक है परिहार, परिहार दोनों छोड़ना है, टीचर भी नहीं बनना पढ़ाई भी नहीं करनी, तो फिर भी देखते हैं यहाँ क्या। पारिवारिक समारोह में भाग लेना पसंद नहीं और अपने माता पिता को उदासीन रखना भी नहीं चाहता। अच्छा ऐसे मतलब ये पॉजिटिव पॉजिटिव कि एक और क्या उदाहरण दे सकते हैं, समारोह में शामिल नहीं होना लेकिन मम्मी पापा को दुखी नहीं करना चाहता। खेलना, क्या इसका उदाहरण क्या हो सकता है कि बिजली का ज्यादा बिल आए ये भी नहीं चाहता और बच्चों को अंधेरे में बैठकर पढ़ाए ये भी नहीं चाहता। अच्छे कुछ यहाँ इसके और में कुछ अच्छा है, मैंने जो पहले उदाहरण दिया था वो ठीक नहीं था कि पढ़ाई भी नहीं करनी और टीचर भी नहीं बना, ये तो फिर क्या है। अब सुमेलित करना है आपको, ठीक है। तीसरा 2 4 3 3 रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन सा है एक कौन सी एक रक्षात्मक युक्ति है, तो प्रतिस्थापन क्या है, एक रक्षात्मक युक्ति। फिर बचाव करती है, क्या, चिंता, रक्षात्मक तंत्र व्यक्ति का बचाव करती है, ये कैसे होगा, ये M का 4 है, चिंता, रक्षात्मक तंत्र जो व्यक्ति का बचाव करती है, चिंता। फिर उदात्तीकरण को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, इसका है प्रतिस्थापन, क्या है भैया। फिर है तीसरा, क्या कर रखा है कुछ, दो बार तीसरा कैसे हो सकता है, हाँ? 0 को क्षतिपूर्ति को रक्षात्मक तंत्र के रूप में, ये भी तीसरा प्रतिस्थापन। देखिए अगला, दमन किसको कहते हैं, दुखद अनुभवों को जानबूझकर अचेतन में डालना, ठीक है। अब आई होप अपने पास 5-7 मिनट हो, ठीक है, तो अपने पास 4 मोर मिनट है, 4 मोर मिनट है अपने पास। तो आपको बताना है दमन क्या होता है। अब उपयुक्त समय, कुसमायोजन से क्या तात्पर्य, दुखी रहना, संतुलन नहीं स्थापित कर पाना और मानसिक संतुलन। इसके अलावा राजनीति में अस्वाभाविक लिप्तता, कुसमायोजन, शिक्षक के कुसमायोजन का कारण क्या है, पॉलिटिक्स, इससे शिक्षक के कुसमायोजन का होता है। सुखद पारिवारिक जीवन, पूर्व के सुखद अनुभव, व्यवसाय से संबंध नहीं रखना, ये सब हो सकता है, ठीक है। अब बताओ कि विकारों या फिर मिलान। दूसरा बताना निर्योग्यता, कुसमायोजन का सामाजिक कारण नहीं, निर्योग्यता ये तो खुद में होता है, व्यक्तिगत हो गया, विद्यालय हो गया, सांप्रदायिक हो गया, समाज हो गया, ये सब सामाजिक कारण हो सकते हैं। और कुसमायोजित व्यक्ति क्या कहलाते हैं, जो द्वंद्व में रहते हो और समाज विरोधी गतिविधियां करते हो, अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हो, ये सब सामाजिक कुसमायोजित व्यक्ति, सब कुसमायोजित व्यक्ति। तीसरा है एक और दो दोनों, है ना। कुसमायोजित बालक क्या करते हैं, अधिकांशतः पाए जाते हैं टूटे परिवार से और निर्धन परिवार से, मामूली सब ऐसा मिलता है उनको बचपन से, ठीक है। उपयुक्त सभी बताया था, कुसमायोजन से क्या तात्पर्य, उपयुक्त सभी क्या, कि वातावरण में असंतुलन, बच्चे और बच्चे के आसपास के वातावरण में असंतुलन, ये क्या है, कुसमायोजन। और स्वार्थी व असामाजिक होना, ये भी कुसमायोजन, सर्वेगात्मक असंतुलन, ये सब कुसमायोजन। फिर अब मिलान देते ना, BADC। बी तो एकाकीपन क्या होता है, स्नायु विकास से एकाकीपन, विकार होना चाहिए। आदत विकास क्या है, हड़कन। फिर D, थर्ड का है D, व्यवहार विकार क्या है, डराना धमकाना, व्यवहार विकार। फिर इंद्रिय संबंधित विकार क्या है, ये है मिर्गी, समझ गया मतलब, ठीक है ना। अब इंद्रिय संबंधित विकार क्या बताना चाह रही है,
फोर्थ का सी, इंद्रिय संबंधित विकार का संबंध मृग से, ठीक है। और इसके अलावा VAD, स्नायु विकार एकाकी बने, और आदत विकार भड़कन, और व्यवहार का विकार है डराना धमकाना। पढ़ लिया, दैट्स ऑल। एक शिक्षक की कुछ ये हो गया, ठीक है। अब तो बस एक दो क्वेश्चन में पढ़ते, 2 to 6 है ना, 2 3 4 नहीं, 2 3 6 पकड़ 6 खत्म कर रहे हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते फिर खत्म करते हैं। एक आधा क्वेश्चन, शारीरिक असामान्यता, कुंठा उत्पन्न होने का आंतरिक कारक है शारीरिक असमानता, ठीक है। और लास्ट एक, अधिगम अनुभव का चयन शिक्षण की अंत क्रियात्मक अवस्था का कार्य नहीं है। क्या क्या कार्य? प्रत्यक्षीकरण करना है, निदान करना है, प्रतिक्रियात्मक प्रक्रियाएं देना है। ये क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन पढ़ने से आते बार बार, इनमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं ढूंढा जा सकता कि ये किताब इसने लिखी, ये सिद्धांत इसका है, ये बस बार बार पढ़ना, जूझना, इनसे डील करना। तो ये था पूरा सेशन। मिलते हैं ऐसे ही अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते दिल से मेहनत करते